तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको भलीभांति पता है कि हम इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर और 10वीं तक की गणित की वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं वापस आ गया हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी कक्षाएं। जो भी हमारी कक्षाएं रनिंग में चल रही थी पहले से, अभी हम उन्हीं कक्षाओं पर बात करेंगे, उन्हीं क्लासेस को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों देखो, तो कुछ प्रश्नावली आपने अभी पढ़ ली होंगी। तो हम प्रश्नावली चालू करते हैं 5 से, यानी कि प्रश्नावली 5 से हम इस वाले सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि बिल्कुल बेरोजगारी चल रही है, कहीं काम धंधा कुछ है नहीं है। और देखिए आगे। तो दोस्तों, आज जो हम प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं वो है प्रश्नावली 5, जिसका नाम है प्रश्नावली 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, समांतर श्रेणी के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आपको नाम से पता चल रहा होगा, और हमारी क्लास की जो शर्त है, हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं। तो देखिए, नाम से पता चल रहा होगा समांतर श्रेणी, यानी कि एक ऐसी श्रेणी। अच्छा सर, ये श्रेणी क्या होती है भाई? जब शब्द है, कोई वर्ड है, तो उसका मतलब भी होगा। श्रेणी यानी कोई भी चीज़ सीक्वेंस में चले, सीरीज में चले। जैसे कि अरावली पर्वतमाला है, श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी आप जानते हैं। इसी तरीके से जो हमारी सीरीजें होती हैं, उनमें से एक सीरीज है समांतर श्रेणी। नाम से पता चल रहा होगा दोस्तों, समांतर, यानी कि अगर मैं इसका संधि विच्छेद कर दूं तो निकल के आएगा समान। समान प्लस अंतर। बोलो दोस्तों, आएगा कि नहीं आएगा? समान प्लस अंतर, यानी कि एक ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अंतर क्या हो, समान हो, उसी को क्या कहेंगे दोस्तों? समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी बच्चे 10th पढ़ के 11th में मैथ लेंगे, साइंस लेंगे, उनके लिए ये श्रेणी और आगे बढ़ जाएगी। यानी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, और आगे चल के आपको हरात्मक श्रेणी भी पढ़नी पड़ेगी। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ समांतर श्रेणी ही दे रखी है, तो हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, नाम से आपको पता चल गया होगा। कोई डेफिनेशन पूछ ले आपसे, परिभाषा पूछ ले कि भाई क्या होती है, तो ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अंतर क्या हो दोस्तों? समान हो, उसी को हम कहेंगे समांतर श्रेणी। दोस्तों, इस रूम में गर्मी बहुत लग रही है और अभी बजे हुए हैं रात के 2। तो देखो दोस्तों, कुछ सूत्रों के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों देखो, अंतिम पद, अंतिम पद, एक तो ये वर्ड आएगा आपको, एक आएगा दोस्तों प्रथम पद। प्रथम पद, एक ये शब्द आएगा आपको। इसके अलावा आपको आएगा इस पर सार्वअंतर। सार्वअंतर या सार्वअंतर भी लिख सकते हैं एक साथ, सार्वअंतर। ठीक है दोस्तों, अंतिम पद को हम ऐड करेंगे an के द्वारा, प्रथम पद को a के द्वारा, समांतर श्रेणी को d के द्वारा। ये मैं थोड़ा सा आपको जनरल बता रहा हूँ, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखो दोस्तों, जैसे कि श्रेणी है, मैं आपको बता दूं, माना कोई श्रेणी है हमारी a1, a2, a3, a4 डॉट 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 करके, ये n तक जाती है। कहाँ तक जाती है दोस्तों? n तक। n यानी नंबर, नंबर बोले तो नंबर, संख्या। देखो दोस्तों, ये हमारा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद, और n लगा दिया पीछे, यानी कि अंतिम पद। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अब देखो दोस्तों, अंतिम पद ये रहा, प्रथम पद ये रहा, द्वितीय पद ये रहा। तो अब हम बात करते हैं सार्वअंतर के बारे में। सर, ये सार्वअंतर निकलता कैसे है? अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं दूसरे पद में से पहले पद को अगर घटा दूं तो क्या सार्वअंतर निकल के आ जाएगा? डेफिनेटली निकल के आ जाएगा। सार्वअंतर यानी सबका अंतर समान। तो यानी मुझे अगर d निकालना है, d यहाँ से, तो d कहाँ से निकालूंगा मैं? यानी कि a2 में से सर मैं a1 को क्या करूँगा? घटा दूंगा। इसी प्रकार से मेरा क्या निकल के आ जाएगा? d। और चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? तीसरे में तो सर दूसरे को हटा देंगे। ये लो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों,
यहाँ तक हमारी चर्चा, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ सूत्रों के बारे में। फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमको अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला क्या होगा भाई? अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला होगा दोस्तों, अंतिम पद को आपको पता ही है, हम an से प्रदर्शित करते हैं। an बराबर हो जाएगा प्रथम पद यानी a प्लस n, यानी कि आप n क्या है, सीरीज में हमारे कितने पद हैं? 5 पद हैं, 7 पद हैं, 10 पद हैं, 20 पद हैं, 100 पद हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो a प्लस n माइनस 1, इसको कोष्टक में लिख देंगे और इंटू में क्या लगा देंगे? d। दोस्तों ये आपका पहला सूत्र बन के यहाँ पे तैयार हो गया। आप उसको सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और दोस्तों गर्मी कुछ ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे यहाँ पे एन वाला पद यहाँ पे क्या हो गया, सूत्र यहाँ पे लिख दिया। अब देखो दोस्तों, ये तो रही अंतिम पद की बात। अब हम बात करते हैं यदि हमको इन पदों का योग करना है। अच्छा, ये फॉर्मूला हमारे कब काम आएगा भाई? जैसे कोई सीक्वेंस दे देगा, माना ये दे दिया और इससे पूछ लिया कि भाई 7वां पद बताओ, 10वां पद बताओ, 20वां पद बताओ, तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आगे हम सवालों में चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर हमको योगफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है दोस्तों? योगफल ज्ञात करना है। योगफल आपको पता चल गया होगा, जोड़ करना है। यानी कि मेरी सीरीज में माना कि 15 पद हैं और वो कहे कि इन 15 पदों का मुझे योग निकाल के दो, नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा कभी, आपने किसी ना किसी ने आपसे पूछा होगा, जैसे कि 1 से लेकर 50 तक की गिनतियों को योग बताओ, 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों को योग बताओ। अब कुछ तो को भी पहले लेके बैठ जाएंगे, कितना टाइम लगेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों हम गणित का सहारा लेंगे। योगफल का सूत्र होता है, इसको दोस्तों प्रदर्शित करते हैं SN के द्वारा, ठीक है, सम ऑफ नंबर। योगफल SN बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हमारा दोस्तों सूत्र है। अगर हमारे कितने भी पद हैं उनका अगर योग करना है तो इस वाले सूत्र को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको अंतिम पद दे रखा हो, यानी कि मुझे an का मान दे रखा हो, दोस्तों an को आप l से भी प्रतिशत करते हैं। तो यदि मुझे अंतिम पद दे रखा हो तो फिर हमारा सूत्र क्या बनेगा? तो n बटे 2 कोष्टक a प्लस l, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख सकते हैं जहां l बराबर क्या है दोस्तों? अंतिम पद। और अंतिम पद का पता चल गया होगा आपको, यानी कि जो भी हमारी सीरीज में सबसे लास्ट में जो पद आएगा वही तो होगा अंतिम पद। नाम से पता चल रहा है, अंतिम, लास्ट वाला। तो दोस्तों इनसे हमारा काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक भी सूत्र यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रश्नावली 5 के अंदर। इसी से हम सभी सवालों को हल करेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा, समांतर श्रेणी थोड़ा सा देखा। ऐसी श्रेणी सर जिनके पदों का अंतर क्या हो, समान हो, समांतर श्रेणी। प्रथम पद पढ़ा हमने, अंतिम पद an पढ़ा, सार्वंतर d पढ़ा। सार्वंतर d हमने निकालना सीखा। दूसरे में से पहले को हटा दो, तीसरे में से दूसरे घटा दो, सेम आ जाए, इसका मतलब हमारी श्रेणी कैसी है? ठीक है, सही है। फिर हमने सूत्र के बारे में चर्चा की, फॉर्मूला के बारे में, अंतिम पद, योगफल के बारे में। योगफल के 2 सूत्र हैं। अगर आपको अंतिम पद नहीं दे रखा हो तो ऊपर वाला लगाएं, अंतिम पद दे रखा हो तो नीचे वाला लगाएं। कोई दिक्कत नहीं। तो अभी अब आगे चर्चा करते हैं, तब तक के लिए देखो। तो अब देखिए दोस्तों, दिक्कत का सामना बड़ा करना पड़ रहा है, बार बार फ़ोन हटा के यहाँ से लिखना पड़ता है। और किताब हो तो सीधा मैं कर दूँ, कल आपके लिए किताब की व्यवस्था करूँगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। सीधा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने जनरल सीख लिया है अभी पीछे। देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है? यानी कि जो भी हमको सवाल दे रखा है वो हमको बताना है, उसकी एपी बना के दिखानी है और एपी बना के उसको बताना है कि ये जो समांतर श्रेणी है ये एपी में है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी है या नहीं है जो श्रेणी हम बना रहे हैं। तो देखिए, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। माना कि आप कहीं जा रहे
और आपसे जिस भी आप गाड़ी पे बैठे हैं वो बोलता है भाई पहले आप किलोमीटर का, यानी कि आप बैठे हैं पहले किलोमीटर का मैं पैसा लूँगा 15 रुपया, उसके बाद आप जितना भी सफ़र करते हैं मैं 8 रुपया आपका बढ़ाता हुआ चलूँगा। इसका मतलब पहले किलोमीटर का कितना रुपये देना पड़ेगा आपको? 15 रुपया। दूसरे किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा? 8 और जुड़ जाएगा, यानी कि 15 + 8 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तीसरे का कितना होगा? 23 में फिर 8 जुड़ जाएगा। इसी तरीके से ये सीक्वेंस क्या है दोस्तों, आगे चलता हुआ चलेगा। तो देखिए किस तरीके से, आप कहो तो मैं इसको शॉर्ट में भी करा सकता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग टाइप में भी करा दूँ। तो देखिए आपको समझ आना चाहिए, कैसे भी कर लो। तो मैंने यहाँ पे डाला हल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, यानी कि जो भी हम पहला किलोमीटर वहाँ पे तय करेंगे, इसको दोस्तों आप A1 से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम पद है तो A1 से प्रदर्शित कर दो। तो बराबर में कितना है? 15 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो प्रथम किलोमीटर किराया हो गया। अच्छा, अब द्वितीय किलोमीटर का किराया, द्वितीय किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा? A2 मान लो इसको, A2 बराबर पहले का तो 15 है, ये चल ही रहा है, प्लस में दूसरे का 8 और जुड़ जाएगा, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 23 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये तो द्वितीय हो गया। अभी देखो इस तरीके से आप लिख सकते हैं तृतीय किलोमीटर का किराया, तृतीय किलोमीटर का किराया बराबर A3 मान लो इसको। तो 23 तो हमारे पास है ये, प्लस इसमें कितना जुड़ जाएगा? 8 जुड़ जाएगा, इसमें आप जोड़ दो, कितना हो गया? 31 हो गया। कोई दिक्कत? इसी तरीके से दोस्तों ये सीक्वेंस आगे चलता हुआ चलेगा, ठीक है। ऐसे ही चौथे का आएगा, पांचवे का आएगा, तो चलो चौथे का भी निकाल लेते हैं। तो देखो चौथे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा दोस्तों? A4 बराबर 31 + 8 बराबर कितना हो गया? 8 और 1 9 और 3 39 हो गया। कितना हो गया? 39। तो दोस्तों यहाँ से हमारी AP बन के तैयार हो जाएगी। क्या बन के तैयार हो जाएगी? AP बराबर किस तरीके से बना सकते हैं? 15। ध्यान है आपको, हमने जब पिछले अभी जस्ट हमने बात की थी जब A1 A2 A3 A4, ध्यान है आपको सीक्वेंस। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4। तो 15 23 31 39 और डॉट 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 डॉट। इसी तरीके से ये सीक्वेंस आगे चलता हुआ चलेगा। अब वो कह रहा है हमसे कि ये AP में है या नहीं है? अरे बिल्कुल AP में है, हम ही तो बढ़ा रहे हैं इसको। तो आप ज्ञात भी कर सकते हो। देखो D बराबर, मैंने आपको सारवंतर निकालना अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले। कैसे? द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो, तृतीय में से द्वितीय घटा दो, चौथे में से तीसरे घटा दो। अगर सेम आ रहा है तो कह देंगे कि किसमें है? समांतर श्रेणी में है। A2 - A1 बराबर 23 - 15 बराबर 8 और D1 मान लो चाहे तो, कोई परेशानी नहीं है, D मान लो। D1 क्यों मानो? क्योंकि सारवंतर समान ही तो है। देखो A3 - A2 बराबर कितना था? A3 है हमारा 31 31 - 23 बराबर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो सारवंतर है वो बिल्कुल 8 8 सेम आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं। तो नीचे लिख सकते हैं यहाँ पे अतः पदों का अंतर समान है, इसलिए यह AP में है, यह समांतर श्रेणी में है, AP में है। बात खत्म करो, बोलो कैसी रही? बहुत बढ़िया। तो देख लो दोस्तों इसको। अब दूसरा क्वेश्चन चालू करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन लिखने के लिए ये मोबाइल मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा, हाथ में लाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा वीडियो बनेगा। ऐसे ही चल रहा है जब तक। कोई नहीं दोस्तों, जिंदगी में समस्याएं बहुत आती हैं दोस्तों, इसीलिए मन लगा के पढ़ाई करें। तो मेरे प्यारे साथियों, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ के देखते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसके लिए हमको दोस्त AP बनानी है। क्या बनानी है? AP। यानी कि आप ऐसे समझो कि एक कोई सिलेंडर है, माना कि ये कोई सिलेंडर बना दिया मैंने,
आपके घरों में होता है सिलेंडर यानी कि बेलन, और इसमें कोई पंप लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से कोई हवा निकालने वाला है, यहाँ से हवा निकलेगी भाई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जब हम इसको एक बार प्रेस करते हैं तो इसमें जो हवा है, क्या है, इसमें जो हवा है उसका 1/4 यानी कि 1/4 भाग क्या है, बाहर निकल जाता है। किस में से, पंप में से, सॉरी सिलेंडर में से पंप मारने पर 1/4 यानी कि 1/4, यानी कि जितना भी हमारा इसमें हवा भरी हुई है उसका 1/4 प्रत्येक बार पंप मारने पर क्या है, बाहर निकल जाता है। इसके लिए हमको एक एपी तैयार करनी है। अब दोस्तों देखो, इस सवाल को आप कई तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो आप x मान के कर लें कि माना इस सिलेंडर में x लीटर हवा भरी हुई है या गैस भरी हुई है, या आप इसको कर लें माना इसमें 1 लीटर हवा भरी हुई है, या आप इससे कर लें माना इसमें 64 लीटर हवा भरी हुई है, या फिर कोई अच्छा सा अंक 100 मार ले। मतलब आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी संख्या मान सकते हैं, जो भी आपको काटने में आसानी हो ऐसी आप संख्या इसमें मान लें। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें बोलो किससे मानूं, एक करके, एक से बताऊं या x से बताऊं या 64 से बताऊं, कितने से भी मान लो। चलो मैं यहाँ पे हल डालता हूं। अगर मैं इसे थोड़ा x से करूंगा, मैं इसमें थोड़ा मानूंगा कि माना इसमें x लीटर हवा भरी हुई है या गैस भरी हुई है, तो क्या होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 1 मान के करूंगा तो थोड़ा और सॉल्व हो जाएगा, 64 मान के करूंगा तो फिर और ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा अच्छे से। तो देखो मैं इसको 64 लीटर मान के कर लेता हूँ। माना बेलन में 64 लीटर वायु भरी हुई है। कितनी लीटर भरी हुई है, भरी हुई है 64 लीटर भरी हुई है, ठीक है। तो देखो, तो प्रथम बार पंप मारने पर, हमारा तो वही सिस्टम है, प्रथम बार पंप मारने पर शेष हवा बराबर। अच्छा, ये माना बेलन में 64 लीटर हवा है, ये क्या है, ये ए का मान है, क्योंकि प्रथम जो हवा भरी गई है इसमें, तो पहला बट कितनी हवा भरी गई है, 64 लीटर है माना कि, ये लो 64 लीटर लिख दिया मैंने, तो A1 का मान तो हमारे पास 64 लीटर आ गया। अब इसको एक बार पंप किया तो इस 64 का 1/4 भाग क्या है, बाहर निकल जाएगा। तो प्रथम बार पंप मारने पर शेष हवा कितनी हो जाएगी बोलो, तो 64 माइनस 64 का 1/4, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 64 का 1/4, 1/4। इसको थोड़ा सॉल्व करो, बराबर 64 माइनस, बचपन में सीखा था हमने कैसे, का को हटाओ बड़ा में 1/4 ला, ठीक है। इसको अलग सॉल्व कर लो, 4 का भाग दे दो, इसमें कितना हो जाएगा, 64 माइनस 4 का भाग 64 को दिया 16 बार, ठीक है। इसमें से इसको घटा लो, 8, 5 में से 1 4, कितना बच गया दोस्तों, 48 बच गया। यानी कि एक बार पंप मारने पर हमारी जो हवा है, हवा की जो वैल्यू है वो कितनी रह गई दोस्तों, 48। यानी कि मेरे पास A2 का मान कितना आ गया, 48। A1 का मान कितना है, 64 है। समझ में आ रहा है क्या, आ जाएगा, नहीं आ रहा होगा तो देखो, प्रथम बार पंप मारने पर हवा आ गया, तो इधर देखो द्वितीय बार यानी कि दूसरी बार, जब मैं दूसरी बार पंप मारूंगा सिलेंडर में तो कितनी हवा बाहर जाएगी, कितनी बचेगी, द्वितीय बार पंप मारने पर शेष हवा, पंप मारने पर बची हुई शेष हवा या शेष हवा, वो आपके समझ के ऊपर है, शेष हवा बराबर A3 मान लो, A3 बराबर कितनी हवा बच रही है हमारे पास, 48 बच रही है सर, 48 बच रही है। इसमें से पंप मारेंगे तो इसी का 1/4 तो जा रहा है, यहाँ पे भी तो 64 का 1/4 गया था, इसलिए 48 का भी 1/4 जाएगा, तो 48 का 1/4 ये बाहर निकल जाएगा 48 में से। तो देखो सॉल्व करो, 48 माइनस 48 का 1/4 यानी कि 48 गुणा 1/4, थोड़ा सा सॉल्व करो, 48 माइनस 4 में 48 में भाग दे दो, 12 × 48 12 बराबर 48 में से 12 घटा दो, 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि अब मेरे पास हवा रह गई 36 लीटर, यहाँ पे रह गई थी 48 लीटर, ऊपर थी मेरे पास टोटल कितनी 64 लीटर। यानी कि प्रत्येक बार जब भी हम पंप मार रहे हैं, सिलेंडर की बची हुई हवा में से 1/4 भाग क्या है, बाहर निकल रहा है।
तो देखो तृतीय बार जब हम पंप मारेंगे दोस्तों, तृतीय बार पंप मारने पर शेष हवा, शेष हवा बराबर कितनी रह जाएगी दोस्तों? शेष हवा A4 बराबर, तो हमारे पास है 36 लीटर। 36 में से वही 36 का 1/4। अरे बहुत सिंपल है दोस्तों, आप जितना कठिन समझते हैं गणित उतनी कठिन है नहीं है। बाकी दुनिया में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कठिन है, जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती जाएगी आपको समझ में आ ही जाएगा। तो देखो दोस्तों 36 माइनस 4 का भाग दे दो 36 में, 9 चुका 36, 36 में से 9 घटा दो, कितने बच गए? बोलो बोलो, 36 में से 9 घटेंगे तो कितने बचेंगे? 27। तो ये लो 27। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 27 लीटर हवा बच चुकी है। इतना बहुत है करने के लिए। अब हम देखते हैं ये एपी में है या नहीं है। तो दोस्तों देखो हमारी जो यहाँ पे सीरीज बन रही है वो बन रही है यहाँ पे एपी हमारी बराबर A1 A2 A3 A4 इस तरीके से। देखो 64 कॉमा 48 कॉमा कितना है 27, बहुत है। डी का मान निकालो, मैंने आपको निकालना सिखाया। डी बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है 48 और ये कितना है 64, तो माइनस 64। घटा लो भाई, 64 में से 48 घटाना है, यानी 14 में से 8 गए तो कितने बचे? 6। 5 में से 4 गए तो कितना बचा? 1। 1 बच गया, 16 आ गया। कोई बात नहीं है, D1 मान लो। D2 निकालो भाई। अब की बार A3 में से A2 घटा दो, बराबर कितना है 27। 27 में से कितना घटेगा? 36 घटेगा। 36 बराबर, सॉरी माइनस का आएगा ना 16, और 36 में से 27 घटा तो कितना बचा? 9 बचेगा, वो भी किसका? माइनस का। अच्छा 36 बराबर माइनस 9। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे जो सीरीज है समांतर श्रेणी, जिसमें डी का मान कितना क्या आता है? सेम आता है, बिल्कुल समान आता है। क्या इसमें समान आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, तो हम इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, या हिंदी में लिख सकते हैं कि सारवंतर समान नहीं है। हिंदी में भी लिख सकते हैं सारवंतर समान नहीं है। सारवंतर कर लो, नहीं है। इसीलिए यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है या समांतर श्रेणी में नहीं है दोस्तों। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। A2 यहीं तक ही दिख रहा है, बस 9 तक ही दिख रहा है ना? यहीं तक दिख रहा है, यहाँ तक नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई ना दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं यहाँ तक तो आपको दिख रहा है ना, कोई बात नहीं है, यहाँ देख लो। तो दोस्तों यहाँ नीचे लिख दिया था मैंने वैसे, लेकिन यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है। तो चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसीलिए यह AP नहीं है। इतना ही बहुत है, यह AP नहीं है या यह समांतर श्रेणी में नहीं है दोस्तों। बोलो कैसी रही? सबसे पहले हमने क्या किया? 64 मान लिया। आप चाहें तो 1 मान के कर सकते हैं, x मान के कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप कोई और भी संख्या ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 64 ही लें। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। आगे के सवालों को करेंगे दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितनी है? 50 रुपये। यानी किसी आदमी को अपना कुआं खुदवाना है, वो खोदने वाले के पास गया, भाई कुआं खुदवाना है। ठीक है भाई, खोद देंगे। क्या रेट लोगे भाई? भाई प्रथम 1 मीटर का तो लेंगे हम 150 रुपया। ठीक है, 50 रुपये खोदने के और 100 रुपये हमारे जो पता ही आपको, जैसे पट्टी वट्टी छटती हैं तो देना पड़ता है भाई, 100 रुपये वाला। तो भाई मैं लूँगा 150 रुपये शुरू सट के 1 मीटर खुदाई का, और उसके बाद अगर आप खुदवाना चाहेंगे तो मैं 50 रुपये आपको 50 रुपये आपसे लूँगा। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, माना कि किसी ने कुआं खुदवाया, ये कुआं ऐसा, ये लो, ये कुआं खुदवा लिया सब कुआं। बोल रहा है भाई अगर मैं 1 मीटर पूरा खोदूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, माना कि 1 मीटर हो गया,
तो इसका तो लूंगा मैं बराबर में कितना भाई, 150 रुपया। अगर और आप नीचे खुदवाना चाहते हैं, माना कि 1 मीटर आप और खुदवाना चाहते हैं नीचे, तो इसका लूंगा मैं 50 रुपया, कोई दिक्कत। इसी तरीके से आप और खुदवाना चाहेंगे तो 50-50 रुपये आपके बढ़ते जाएंगे। यानी कि दोस्तों प्रथम प्रथम 1 मीटर कुआ, 1 मीटर कुआ खोदने की लागत, खोदने की लागत कितनी है, 150 रुपया। A1 मान लो 150 रुपये, ठीक है। और 2 मीटर कुआ, 2 मीटर कुआ खोदने की लागत, थोड़ा स्पीड से लेते हैं। A2 बराबर कितना, 50, यानी कि 150 तो 1 मीटर का हो ही गया, प्लस में 50 और हो गया, कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। इसी तरीके से 3 मीटर कुआ खोदने की, बोलो 3 मीटर कुआ खोदना है, A3 बराबर 200 तो पहले हो ही गया उसका, प्लस में 50 और कितना हो गया, 250 हो गया। इसी तरीके से आप 4 मीटर कुआ खोदने का क्या हो जाएगा लागत, A4 बराबर 250 तो 3 मीटर तक हो गया, प्लस में 50 और हो गया, बोलो कितना हो गया, 300 रुपये हो गया सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमारी AP सीरीज कैसे बनेगी, यहाँ पे A1 A2 A3 150, 200, 250 और 300। इसी तरीके से कुआ आगे खुदता जाएगा, 50-50 रुपये बढ़ते जाएंगे। कहाँ तक जा रहा है कोई पता नहीं है। हाँ दोस्तों, मैं बताना भूल गया हूँ कि जो समांतर श्रेणी है हमारी, जो हम AP पढ़ रहे थे, समांतर श्रेणी दोस्तों ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है परिमित, एक होती है अपरिमित। अपरिमित, परिमित और अपरिमित। परिमित का मतलब है दोस्तों ऐसी श्रेणी जिसमें हमें पद पूरी तरीके से ज्ञात हों कि इसमें कितने पद हैं। अपरिमित श्रेणी होती है जिसमें हमको पता ही नहीं रहता है कि इसमें कितने ही पद हैं, यानी कि जिसका आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि जो भी हमारी श्रेणी है, माना कि परिमित, जैसे A1 A2 A3 डॉट 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 AN। अब उससे मुझे पता चल रहा है कि इस पूरी श्रेणी में n पद हैं, टोटल कितने पद हैं, n पद हैं। लेकिन जो अपरिमित श्रेणी है इसमें ये ऐसी रहेगी A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, इसमें आपको अंतिम पद नहीं दिया रहेगा, हमको इसमें पता ही नहीं है कितने पद हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना, मैं बताना भूल गया था उस टाइम। तो देखो AP हमारी बन गई इस तरीके से। तो क्या आप D1 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। D1 बराबर A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से सर पहले पद को घटा देना है, बराबर आ गया 50। D2 निकालो, D2 सर 250 में से 200 को घटा देना है, कितना आ गया, 50 आ गया। अगर आप चाहो तो A3 माइनस A2 भी कर सकते हो, लेकिन मुझे यही पता चल रहा है कि D1 बराबर कितना है, D2, यानी कि सार्वंतर क्या है, समान है। तो हम लिख सकते हैं अतः पदों का अंतर समान है, इसलिए ये श्रेणी AP में है। तो लिख सकते हैं आप। दोस्तों कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं है आपको कि आपको टीचर ने जो करा दिया है, लिखा दिया है, आप उसी को कॉपी करें, नहीं, आपके समझ में आना चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज खुद बना सकते हैं, कोई किसी की कॉपी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप दोनों, दोनों क्यों, सीधा लिख दो, पदों का अंतर समान है, पदों का अंतर समान है। इसका भी वही मतलब है D1 बराबर D2 का, पदों का अंतर समान है, इसलिए यह AP है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है या AP में है। और दोस्तों अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो दोस्तों जब ब्याज की बात आई गई है तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको पता ही है क्लास की शर्त रहती है कि 0 से शुरुआत की जाती है। क्या पता कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई छात्र छात्रा बैठी हो जैसे ब्याज ही ना आता हो, ना सरल ब्याज आता हो, ना चक्रवृद्धि ब्याज आता हो, तो ऐसे में दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा। देखो दोस्तों 2 तरीके की ब्याज होती है, एक तो होती है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, एक होती है दोस्तों आपकी
चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब ब्याज है तो इनका मिश्र धन भी होगा, मूलधन भी होगा, समय भी होगा और दर भी होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। देखो इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे नहीं, साधारण ब्याज सर आपको बताया है। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करते हैं। इसका सूत्र क्या रहेगा, फॉर्मूला। देखो दोस्तों, इसका फॉर्मूले की हम बात करते हैं। इसका जो फॉर्मूला रहने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ना कि मिश्र धन की। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला रहेगा मूलधन। कौन सा धन? मूलधन। ये मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है जो हमारी मेन राशि होती है। माना मैंने किसी पे से पैसे उधार लिए, 10,000 रुपये उधार लिए या किसी को दिए, तो ये वही है मूलधन। 10,000 रुपये क्या है आपका? मूलधन है। मूलधन 1 प्लस दर, कितनी परसेंट ब्याज पे आप दे रहे हैं? दर बटे 100। और जो घात रहेगी ना दोस्तों, वो रहेगी आपकी समय की, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज और आता है, माइनस में मूलधन। माइनस में क्या आएगा? मूलधन आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मूलधन आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मिश्र धन के बारे में, कौन से धन के बारे में दोस्तों? मिश्र धन के बारे में। आपको पता ही है मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज, यानी जो भी हमारा मूलधन है और उससे जो ब्याज आई है वही तो मिश्र धन बनेगा। तो देखो अब जो ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ऊपर वाला फॉर्मूला, ये है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। लेकिन अगर इसमें से मैं मूलधन को हटा दूं, मूलधन को इसमें से हटा दूं, तो ये सिर्फ रह जाएगा मिश्र धन का फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि मिश्र धन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन। अब देखो ये तो यहाँ माइनस में है, लेकिन जब मैं मिश्र धन लिखूंगा तो प्लस में लिखूंगा मूलधन। प्लस से ये माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मिश्र धन का जो सूत्र निकल के आएगा वो आएगा मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और घात में क्या? समय। इसमें से मूलधन यहां से गायब। इस वाले सूत्र का मैं इसमें उपयोग करूंगा इस वाले सवाल में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो किस तरीके से करेंगे। प्रथम वर्ष में देखो भाई हल, पहले तो लिख लेते हैं थोड़ा सा। मूलधन, मूलधन कितना है? मूलधन है हमारी 10,000, 10,000 रुपया। दर 8% वार्षिक। अब समय तो चलता रहेगा। पहले वर्ष में कितनी राशि होगी दोस्तों? देखना, पहले वर्ष में या पहले साल में मिश्र धन, सीधा मिश्र धन के बारे में बात करेंगे। पहले साल में आपका मिश्र धन कितना होता है वो देखते हैं। जो आप 10,000 रुपये इंटरेस्ट अपने बैंक में या खाते में जमा करवा रहे हैं, आपका 1 साल बाद 10,000 रुपये का कितना रुपये हो जाएगा वो आप निकालने वाले हैं। तो मिश्र धन सूत्र आपको पता ही है, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 घात में समय। अब मैं बार बार सूत्र नहीं लिखूंगा। तो देखो मूलधन कितना है मेरा? 10,000। इसको मान लेते हैं A1 बराबर, तो कितना हो गया? मूलधन कितना है? 10,000। तो ये लो सर 10,000 हो गया। कोष्ठक 1 प्लस दर कितनी है सर? 8% है। 8 बटे 100 पहले साल में, यानी कि 1। सॉल्व करना कितना आ रहा है? 10,000 और 100, 108 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इधर रह गया 2, तो 8 और 2 जीरो। तो दोस्तों इतने रुपये हो गया आपका। पहले साल में आपकी जो 10,000 रुपये की राशि थी वो आपके 10,800 हो गई। कैसे सॉल्व किया है? लघुत्तम ले लिया है 100 प्लस 8, 108 बटे 100। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह है, सीधा डायरेक्ट कर जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 100 बच गया। 100 गुणा 108, 2 जीरो लगा दी, 10,800 रुपये। ठीक है साहब। देखो द्वितीय वर्ष में क्या होगा आपके साथ? द्वितीय वर्ष में कितना रुपये हो जाएगा भाई? द्वितीय वर्ष में मिश्र धन, द्वितीय वर्ष में मिश्र धन A2 यानी कि 10,000। सिर्फ कुछ नहीं बदलना है, साल बदलना है। 1 प्लस 8 बटे 100 घात 2। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व कर लेंगे सर। 10,000 और इसको सॉल्व करो। 108
बटे 100 और घात लग रही है ऊपर 2, यानी कि 2 बार गुणा हो रहा है इसका। कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 और चलो गुणा लगा देता हूँ, 108 बटे 100 गुणा 108 बटे 100। ठीक है, तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये तो हो गया ख़त्म, इसकी तो हो गई कहानी ख़त्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब रह गया मेरे पास 108 इंटू 108। अब इसका तो मुझे गुणा करना पड़ेगा, 108 इंटू 108। और कैसे गुणा करूँ 108 इंटू 108? ऐसा ही करना पड़ेगा ये तो, और क्या है, कोई ट्रिक है ही नहीं है मेरे पास। वैसे ट्रिक तो है दोस्तों, लेकिन क्या फ़ायदा उस ट्रिक लगा के। और देखो थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं, चलो। 8 8 64 का, 4 का 6, 8 एकम 8, 0 ख़त्म। ये 108 8 0 1, देखो 4 6 6 1, 11,664 हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 11,664 हो गया। इतने रुपए आपके सेकंड साल में हो जाएंगे। अच्छा साहब, तृतीय साल में क्या होगा? तृतीय साल में क्या होगा? तृतीय वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा? तृतीय वर्ष में मिश्र धन, वही फॉर्मूला हमारा A3 बराबर 10,000 1 प्लस दर है हमारी 8% बटे 100। अब के में 3 साल है तो 3 लगा देंगे ऊपर। वही हमारा प्रोसेस रहेगा जो ऊपर करके आए, 10,000 108 बटे 100 और 3। अब की बार दोस्तों ये 3 बार खुलेगा। दोस्तों इस वाले पार्ट की मैं वीडियो चालू करना भूल गया था, तो इसलिए देखो इसको हम 3 बार खोल लेंगे। जैसे ही हम इसको 3 बार खोल लेंगे तो इन तीनों को गुणा करने पर हमारे पास आएगा 12,597। और फिर हमारा वही प्रोसेस हम AP में लिख लेंगे, A1 A2 A3 को तीनों को लिख लेंगे यहाँ से। और फिर हम सारवंतर D1 और D2 यानी कि इस पद में से इसको घटा लेंगे, दूसरे में से पहले पद को घटाएंगे और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे घटा के देखा दोस्तों, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यानी कि D1 D2 के बराबर नहीं आया। दोनों पदों का अंतर जो हमारा सारवंतर है वो समान नहीं आया, इसलिए हम कह देंगे ये AP में नहीं है। और दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका दूसरा पार्ट कल मैं लेके आऊँगा। जो इस प्रश्नावली के बच्चे कुछ सवाल हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपका 1 सेकंड लगता है लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।